भाग 64। सेक्टर 4 में परछाई से जंग। द शैडो ड्यूअल इन सेक्टर 4। इंसुला नोवा का सेक्टर 4, जिसे द ग्रेवयार्ड ऑफ मशीनरी, मशीनों का कब्रिस्तान भी कहा जाता था, घोर अंधेरे में डूबा था। यहाँ की हवा में जंग लगी धातु और पुरानी कूलेंट गैस की तीखी गंध थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि राघवा और आयुषी को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। राघव आगे था। उसकी हथेलियों से हल्की नारंगी भाप निकल रही थी, जो अंधेरे में जुगनुओं जैसी चमक रही थी। आयुषी उसके पीछे थी। उसकी दोनों प्लाज्मा ब्लेड तलवारें सक्रिय थीं और नीली रोशनी फेंक रही थी। अचानक एक विशालकाय हाइड्रोलिक प्रेस के पीछे एक परछाई हिली। वहां 3 बजे की दिशा में आयुषी फुसफुसाई और उसने अपनी तलवार का रुख मोड़ा। राघव ने बिना एक पल गंवाए अपनी एडेनियन रिफ्लेक्स का इस्तेमाल किया। उसने हवा में छलांग लगाई, उसका शरीर एक धनुष की तरह तना और उसने अपनी घातक तकनीक फायर पंच के साथ उस परछाई पर हमला किया। हवा में एक सोनिक बूम जैसी आवाज हुई, लेकिन सामने वाला शख्स कोई साधारण घुसपैठिया नहीं था। उसने राघव के वार को रोकने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने पानी की तरह अपने शरीर को मोड़ा और राघव के मुक्के के नीचे से स्लाइड स्लाइड कर गया। इतना ही नहीं, उसने राघव की कलाई पकड़ी और उसके ही वेग मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए उसे हवा में घुमाकर एक लोहे के ड्रम पर पटक दिया। धड़ाम! राघव ने तुरंत खुद को संभाला। क्या? वो हैरान था। इतनी फुर्ती तो आयुषी में भी नहीं थी। आयुषी ने मौका देखा और अपनी तलवार से वार किया। सन! उस शख्स ने अपनी कमर से एक छोटी काली धातु की छड़ी, कोलैप्सिबल बैटन, निकाली। जैसे ही तलवार छड़ी से टकराई, छड़ी से एक शॉकवेव निकली, जिसने आयुषी को पीछे धकेल दिया। चिंगारियों की बारिश हो गई। राघव अब गुस्से में था। उसे लगा कि ये ब्लैक सन का कोई नया सुपर सोल्जर है। उसकी नसों में रेड ग्लो तेजी से बढ़ने लगा। उसके आसपास की हवा गर्म होकर कांपने लगी। तुम जो भी हो, राघव ने गुर्राते हुए कहा, अपनी मुट्ठी में आग का गोला बनाते हुए, अब तुम राख बनने वाले हो। वो अपना सबसे खतरनाक हमला, सोलर ब्लास्ट, छोड़ने ही वाला था कि तभी वो शख्स घबराकर चिल्लाया, अरे राघव भाई, रुक जाओ, बस करो, मैं हूं। अपने भाई को तंदूरी चिकन बनाओगे क्या? राघव का हाथ हवा में जम गया। वो आवाज, वो टोन, वह बचपन की शरारत। धूल धीरे धीरे छटी। वो शख्स रोशनी में आया। वो एक 18-19 साल का लड़का था। उसने एक कूल लेदर जैकेट और कार्गो पैंट्स पहनी थी। उसके बाल स्टाइलिश तरीके से सेट थे और उसके चेहरे पर वही पुरानी बेफिक्र मुस्कान थी जो राघव को याद थी। आरव! राघव की आंखें फैल गईं। उसके हाथों की आग बुझ गई। तू तू यहां क्या कर रहा है? और तूने मेरा मुक्का कैसे रोका? तुझे तो स्कूल में पीटी क्लास से नफरत थी। आरव, राघव का चचेरा भाई, हंसा और उसने अपनी छड़ी को घुमाकर वापस फोल्ड करके जेब में रख लिया। फाइटिंग स्किल्स कभी रुकती नहीं आपकी भाई। बस मैं थोड़ा तेज हो गया हूं। पिछले 2 साल से दादी मुझे स्पीड ट्रेनिंग दे रही हैं। अब मैं भागता नहीं हूं, उड़ता हूं। भाग 65। दादी का आदेश और गोल्डन आइलैंड, द मेट्रियार्क्स कमांड। राघव दौड़कर आरव के पास गया और उसे कसकर गले लगा लिया। आरव ने भी भाई को जकड़ लिया। महीनों बाद राघव को घर जैसा महसूस हुआ। लेकिन तू यहाँ इंसुला नोवा पर कैसे? ये जगह तो बायोमेट्रिकली लॉक थी, राघव ने पूछा, अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। आरव ने अपनी जैकेट झाड़ी। अरे भाई, बायोमेट्रिक लॉक उनके लिए है जो बाहर वाले हैं। दादी का डीएनए और आपका डीएनए सेम सोर्स कोड है। दादी? राघव चौंक गया। उन्हें इस जगह के बारे में पता है। पिताजी ने कहा था ये जगह गुप्त है। भाई, दादी को सब पता है, आरव ने गंभीर होकर कहा। दादी इस परिवार की मातृशक्ति, मेट्रियार्क है। जब आप स्विट्जरलैंड में गायब हुए थे और आपका सिग्नल टूटा था, तो दादी को अपनी छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस से एहसास हो गया था कि तूफान आने वाला है। आरव ने एक पुरानी मशीन पर बैठकर पैर हिलाते हुए कहा। उन्होंने मुझसे और रिया, राघव की चचेरी बहन जो हैकिंग में जीनियस है, से कहा, तारांकन जाओ, अपने भाई की मदद करो। अब उसे सिर्फ मशीनों की नहीं, अपने खून की जरूरत पड़ेगी। हम पिछले हफ्ते ही यहाँ आए हैं और सिस्टम को रिबूट कर रहे हैं। आरव ने पास के एक बड़े सेंसर कंसोल की तरफ इशारा किया। मैं बोर हो रहा था तो सेंसर्स के साथ खेल रहा था। तभी मुझे एक अननोन सिग्नल मिला, आपकी सबमरीन। मुझे लगा ब्लैक सन वाले आ गए तो मैं हीरो बनकर लड़ने आ गया। मुझे क्या पता था कि खुद बॉस ही पधार रहे हैं। आयुषी ने अपनी तलवारें वापस म्यान में रखीं और मुस्कुराई। तो रिया भी यहाँ है? हाँ, आरव ने कहा।
वो नीचे गोल्डन लैब में है। दादी ने कहा था कि ये गोल्डन आइलैंड इंसुला नोवा का दूसरा नाम, क्योंकि यहाँ का इकोसिस्टम सूरज की रोशनी को स्टोर करता है, ही हमारा आखिरी किला है। हम यहाँ आपकी सेना बनने आए हैं राघव भाई। राघव की आंखें नम हो गईं। पिछले कुछ महीनों से वो दुनिया का बोझ अकेले उठा रहा था। उसे लगा था कि उसका परिवार उसे सिर्फ एक बिगड़ैल अमीरजादा समझता है। लेकिन दादी दादी सब जानती थी और उन्होंने खामोशी से अपनी चाल चल दी थी। चल आरव, राघव ने आरव के कंधे पर हाथ रखा। हमें वो चिप्स चाहिए। फिर हम सब मिलकर रिया से मिलेंगे। अब ब्लैकसन को पता चलेगा कि वो किस परिवार से उलझा है। भाग 66। बैंक मैनेजर का मक्खन और रोहित का ड्रामा, बटरिंग अप द बिलियनर्स। वापस दिल्ली में इंपीरियल ट्रस्ट बैंक का दृश्य किसी कॉमेडी फिल्म जैसा हो गया था। मिस्टर कपूर, बैंक मैनेजर, जो 10 मिनट पहले अपनी नाक सिकोड़कर उन्हें भिखारी समझ रहा था, अब उनके सामने ऐसे झुका हुआ था जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो गई हो। उसके चेहरे से पसीना छूट रहा था और वो रुमाल से बार बार अपना गंजा सिर पोंछ रहा था। सर, सर, प्लीज ये बिस्किट लीजिए। मैनेजर ने कांपते हाथों से प्लेट आगे बढ़ाई। ये बेल्जियम से मंगवाए हैं, खास वीवीआईपी गेस्ट्स के लिए। बहुत क्रंची हैं। रोहित, जो अब सोफे पर ऐसे पसरा था जैसे वो कोई मुगल बादशाह हो, ने एक बिस्किट उठाया। उसने उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा, फिर कान के पास ले जाकर बजाया और फिर वापस प्लेट में पटक दिया। कपूर साहब, रोहित ने नाक चढ़ाते हुए कहा, ये बिस्किट है या बाथरूम की टाइल का टुकड़ा? बड़ा सख्त है यार। हमारे गोदाम वाले चूहे भी इसे रिजेक्ट कर दें। दांत तोड़ने का प्लान है क्या? मैनेजर की हंसी घबराहट में बदल गई। हाँ हाँ सर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना लाजवाब है। बहुत ही बढ़िया मजाक। रमन, अरे रमन, कहाँ मर गए? सर के लिए गुलाब जामुन लाओ और सुनो, काजू कतली भी लाना। चांदी के वर्क वाली। अनन्या ने अपनी हंसी रोकने के लिए फाइल से मुंह ढक लिया। रहमत तो मजे लेने के लिए सोफे पर उछल रहा था। वैसे कपूर साहब, रोहित ने मैनेजर की टाई को उंगली से छूते हुए कहा, जैसे वो कोई गंदी चीज हो। ये टाई थोड़ी सस्ती नहीं लग रही? फुटपाथ से ली है क्या? 50 करोड़ के क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ यार। मेरी आंखों में चुभ रही है ये। मैनेजर ने तुरंत अपनी टाई की गांठ ढीली की। उसका चेहरा लाल हो गया। जी सर, बिल्कुल सर, गलती हो गई। मैं अभी बदल देता हूं। आप कहें तो उतार दूं या जला दूं? रहने दो, अब क्या नंगे घूमोगे? रोहित ने नवाबों की तरह हाथ हिलाया। अब काम की बात करो। हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी? मुझे लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं है। मैनेजर ने दौड़कर अपनी दराज से एक चमचमाता हुआ गोल्डन ब्रोशर निकाला। सर, लाइन? कैसी बातें कर रहे हैं? आपके लिए लाइन हम खत्म कर देंगे। आपके लिए हमारा सबसे एक्सक्लूसिव इन्फिनिटी रॉयल अकाउंट है। इसमें आपको मिलेगा एक 24/7 पर्सनल बैंकर। आप रात के 3 बजे भी कॉल करेंगे कि कपूर, मुझे पिज्जा चाहिए, तो हम भिजवाएंगे। 2 एयरपोर्ट पिकअप, वो भी रोल्स रॉयस या लिमोजीन में। 3 नो ट्रांजैक्शन लिमिट, आप जितना चाहे पैसा उड़ाइए, कोई सवाल नहीं पूछेगा। 4 और सबसे खास बात, हम आपको बैंक के सॉलिटेयर कार्ड देंगे जिस पर असली हीरा डायमंड लगा होता है। रोहित ने चश्मा नीचे करके रहमत की तरफ देखा। हीरा? असली वाला? रहमत ने धीरे से रोहित के कान में फुसफुसाया। भाई, कार्ड ले लेते हैं। हीरा निकालकर बेच देंगे, कार्ड खो गया बोल देंगे। रोहित ने अपनी हंसी दबाई और मैनेजर की आंखों में घूरा। सुनो कपूर, ये हीरा मोती तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज और चाहिए। इज्जत, बहुत सारी इज्जत। जी सर, हुक्म कीजिए। जान हाजिर है। मैनेजर लगभग उसके पैरों में गिरने को तैयार था। जब भी मैं बैंक आऊं, रोहित ने बहुत संजीदगी से एक विलन जैसी आवाज में कहा, तो वो जो बाहर खड़ूस गार्ड खड़ा है ना, जिसने मुझे रोका था, वो मुझे सैल्यूट मारेगा। और वो भी झुक के 90 डिग्री पर। समझे? मैनेजर ने तुरंत सिर हिलाया, जैसे स्प्रिंग लगा हो। बिल्कुल सर, 100% सर। वो सैल्यूट भी मारेगा, दरवाजा भी खोलेगा, और अगर आप कहें तो आपके जूतों पर पॉलिश भी कर देगा। मैं उसे अभी इंस्ट्रक्शन देता हूं। भाग 67, शाही विदाई, द रॉयल एग्जिट वीएस टैक्सी रियलिटी। अकाउंट खुलने की प्रक्रिया, जिसमें आम लोगों को 3 दिन और 50 साइन लगते हैं, 5 मिनट में पूरी हो गई। मैनेजर ने उन्हें पासबुक और चेकबुक ऐसे सौंपी जैसे कोई ओलंपिक मेडल दे रहा हो। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। दोबारा जरूर आइएगा। सेवा का मौका दीजिएगा। मैनेजर और उसका पूरा स्टाफ उन्हें छोड़ने मुख्य गेट तक आया। एक जुलूस जैसा लग रहा था।
जैसे ही वे बाहर निकले, वही गार्ड जिसने उन्हें रोका था, दौड़कर आया। मैनेजर ने उसे पहले ही वॉकी टॉकी पर हड़का दिया था। गार्ड ने तुरंत दरवाजा खोला और एक जबरदस्त, कड़क सैल्यूट ठोक दिया। नमस्ते सर। जय हिंद सर। वेलकम सर। रोहित ने अपनी जेब से वो काला चश्मा, जो उसने 100 रुपए में लिया था, निकाला और स्टाइल से पहना। उसने गार्ड के कंधे पर भारी हाथ रखा। जीते रहो बेटा। अगली बार आओ तो चेहरा थोड़ा हंसता हुआ रखना। और हाँ, वर्दी थोड़ी साफ रखा करो। मेरे दोस्त रहमत को धूल से एलर्जी है। वे तीनों सीढ़ियां उतरे। मैनेजर उम्मीद कर रहा था कि वे किसी मर्सिडीज या ऑडी में बैठेंगे, लेकिन रोहित ने हाथ दिया और कोने में खड़ी एक पुरानी खटारा काली पीली टैक्सी को रोका। मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। वे तीनों टैक्सी में ठुस गए। जैसे ही गाड़ी चली और बैंक की नजरों से ओझल हुई, तीनों जोर जोर से हंसने लगे। हंसी के मारे रोहित की आंखों में पानी आ गया। यार रोहित, रहमत ने हंसते हुए रोहित के हाथ पर ताली मारी। तूने तो मैनेजर की हालत पतली कर दी। बिस्किट है या टाइल? कसम से, मुझे लगा वो रो देगा। अनन्या भी खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। मानना पड़ेगा रोहित, नौटंकी और ड्रामे में तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तुमने उसे उसकी औकात याद दिला दी। रोहित ने अपनी कॉलर झाड़ी और पीछे झुक गया। ये तो बस ट्रेलर था दोस्तों। आज हमने सीखा कि पैसा बोलता नहीं, पैसा दहाड़ता है। जब राघव वापस आएगा और हम वो 2000 रोबोट्स लॉन्च करेंगे, तब देखना, ये पूरा शहर हमें सैल्यूट मारेगा। टैक्सी दिल्ली की भीड़ भाड़ में खो गई, लेकिन उसके अंदर बैठे 3 दोस्तों का हौसला अब किसी भी तूफान से टकराने के लिए तैयार था।